हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑन रियल नंबर का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सम थ्योरम फॉर फाइंडिंग द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो ये रियल ऑन सीक्वेंस ऑन रियल नंबर का आज लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हम कुछ रिमेनिंग थ्योरम डिस्कस करेंगे जो हमको हेल्प करने वाले हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस को फाइंड करने में। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन, सेट ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे इसको समराइज करते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जो इतना सारा डाटा हमने पढ़ा है वो किस तरीके से अप्लाई होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इससे पहले अपने पॉइंट सेट टोपोलॉजी कवर की हुई है और अब हमने ये सीक्वेंस ऑन रियल नंबर ऑलमोस्ट एंड कर दिया है। तो इन दोनों ही टॉपिक की जो लिंक है आई बटन पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में ये सारे लेक्चर देख सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ टॉपिक वाइज सारे लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्राइब्ड है, तो आप अकॉर्डिंग टू उसके भी अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक देखना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। इसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सीजीआरओ थ्योरम। अब सीजीआरओ थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप कोई मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन की लिमिट अगर आप फाइंड कर पा रहे हैं, डेट इज कोई फाइनाइट वैल्यू ए, एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप कोई बी एन की वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं, जो कि आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू बी आ गई। तो आपसे कोई अगर पूछ रहा है कि लिमिट निकालिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस टू माइनस वन प्लस ए थ्री बी एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन बी वन। इस तरीके से कोई रीअरेंजमेंट में आपको क्या दिख रही है, एक सीक्वेंस दिख रही है। मतलब लाइक ये समेशन में दिया हुआ है, यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो A1 A2 A3 एक सीक्वेंस फॉलो होती दिख रही है। बैक साइड से अगर हम देख रहे हैं तो B1 B2 B3 Bn तक एक सीक्वेंस फॉलो होती हुई दिख रही है, एन अपॉन में एन। आप ऑब्जर्व करके यहाँ पे दो सीक्वेंस को अगर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज AN एंड BN, और उसकी लिमिट अगर कोई फाइनाइट आ जाती है तो आप डायरेक्टली इस पूरे की लिमिट क्या बोल देंगे, ए इंटू में बी, द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इंटू में द लिमिट ऑफ सीक्वेंस बी एन। तो ये सीजीआरओ थ्योरम हमको हेल्प करके देता है कि अगर एक सीक्वेंस इस तरीके से मल्टीपल में आपको A1 A2 AN डायरेक्शन में दिख रही है एंड मल्टीपल में एक रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे BN माइनस वन BN माइनस टू एंड B1, इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में आपको अगर एक सीक्वेंस दिख रही है तो यहाँ पे और अपॉन में डिनोमिनेटर में n दिया हुआ है, तो हमारी जो इसकी लिमिट होगी दैट इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इंटू में द लिमिट ऑफ सीक्वेंस बी एन होगी। तो हम इजिली यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। याद रखिएगा ये थ्योरम तभी और तभी सिर्फ अप्लाई है, एप्लीकेबल है, जब यहाँ पे ए एन एंड बी एन जो आपने आइडेंटिफाई किया है उनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में सीजीआरओ थ्योरम आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और आप इस सीजीआरओ थ्योरम का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा तभी और तभी सिर्फ आप इसको यूज़ कर पाएंगे, और कब कर पाएंगे ये चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। तो कोई भी थ्योरम आप पढ़े तो उसमें जो प्रोवाइडेड कंडीशन है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो फंसाते हैं वो प्रोवाइडेड थ्योरम को ही हटा के, एक्सटेंड करके, रिस्ट्रिक्ट करके ही हमको फंसाते हैं और हम उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हैं। तो वहाँ हमारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, गलत टिक होने लगते हैं। ठीक है, स्पेशली सी सेक्शन में अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो MBHM में भी सेम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे भी मल्टीपल करेक्ट होता है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ इन सारी जगहों में थोड़ा कन्फ्यूजन का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सिंगल करेक्ट में तो फिर भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सब में से कौन सा एक एग्जैक्टली सही है, बट ये मल्टीपल करेक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ज़्यादा हो जाता है। तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक ये थ्योरम बचा था बस। अब कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉशी सीक्वेंस होता क्या, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एक AN हमारे पास क्या है, बी अ सीक्वेंस। ठीक है, और इज सेड टू बी, और इसी को हम क्या कहना चाहते हैं, इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस। कब कह पाएंगे, इफ फॉर
given epsilon greater than 0, however small, there exists m which is a positive integer or belongs to the set of natural number such that जब भी आप an माइनस am करेंगे और इसका मॉड निकालेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है। यहाँ पे देखिए जो कॉशी है एंड कन्वर्जेंट है, ये ऑलमोस्ट बहुत ही फाइन लाइन से डिफरेंस है इनका, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। तो कॉशी सीक्वेंस क्या होता है, एक पॉइंट के बाद लाइक ये m पॉइंट के बाद हम 1/n का ही सीक्वेंस ले लेते हैं, तो 1/n का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करते हुए। तो ये 1/n का जो सीक्वेंस है इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब 1/n का सीक्वेंस क्या हो रहा है, यहाँ देखें हम तो n इक्वल टू में 1 है, यहाँ देखें मान लीजिए यहाँ n इक्वल टू में 2 है, यहाँ देखें तो n इक्वल टू में 3 है, और इस पॉइंट के बाद देखें तो यहाँ n इक्वल टू में m है, एंड फर्दर आगे मूव करते हैं तो m+1 है एंड सो ऑन, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे an की वैल्यू देखें तो a1 क्या होगा आपका, ये होगा, a2 क्या होगा, ये होगा, एंड a3 क्या होगा, ये होगा। अभी आप देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, a1 और a2 के बीच में डिस्टेंस आपको कुछ बड़ा दिख रहा है, फिर a3 एंड a2 के बीच में डिस्टेंस उस पहले वाले डिस्टेंस से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। फर्दर आप मूव करेंगे यहाँ n इज इक्वल टू 4 के लिए तो यहाँ आपको a4 दिखेगा, और a4 और a3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको प्रीवियस से भी छोटा दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो सीक्वेंस में जो a1 a2 a3 है इनके जो टर्म्स है ये श्रिंक करते हुए जा रहे हैं। आप आगे मूव करेंगे तो और डिस्टेंस आपको छोटा दिखने लगेगा, एंड सेम ऐसे आगे 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 आप मूव करते जाइए। जब n इक्वल टू m पे आप आएंगे तो यहाँ ये a1 देगा, am देगा, और यहाँ am+1 देगा। अब आप इनके बीच का डिस्टेंस देखिए तो इतना माइन्यूट है कि मतलब मैं तो इस पेन से बना भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि क्या ही बनाएंगे, डिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये इतना माइन्यूट सा है, और अभी देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा था जब a1 और a2 के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला था, तो कितना ज़्यादा दिख रहा था, हम ईजिली पेन से ड्रॉ कर पा रहे थे। बट आफ्टर दिस m पॉइंट आप यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो दिखा नहीं पा रहे हैं पेन की हेल्प से, बट है तो कुछ तो डिस्टेंस है, बट हम पेन की हेल्प से नहीं दिखा पाए। ऐसे ही जैसे ही हम फर्दर आगे मूव करेंगे m+2 m+3 के लिए, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब है जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती जा रही है। तो जब भी सीक्वेंस कन्वर्ज करती जाएगी, उसकी कोई फाइनाइट लिमिट आती जाएगी, तब सीक्वेंस कैसी होती जाएगी, कॉशी होती जाएगी। अब आप बोलेंगे कन्वर्जेंट की भी तो यही डेफिनेशन है, तो फिर कॉशी एंड कन्वर्जेंट दो अलग कॉन्सेप्ट क्यों हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम हो जाने चाहिए थे। बट देखिए तो द डिफरेंस ऑफ द कॉशी एंड कन्वर्जेंट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ कॉशी एंड कन्वर्जेंट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉशी एंड यहाँ लिख लेते हैं कन्वर्जेंट। दोनों ही केस में अगर आपके पास एक an सीक्वेंस है तो इस an सीक्वेंस की लिमिट आप फाइंड करते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में अगर an आपकी कोई क्या है, an इज अ सीक्वेंस, an क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, अगर an एक सीक्वेंस है तो an की लिमिट आएगी और कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अब जब भी ये फाइनाइट वैल्यू आती है तो ये जो लिमिट है वो आपके सीक्वेंस के सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकती है, और ये लिमिट सीक्वेंस के सेट के अंदर बिलोंग नहीं भी कर सकती है। तो अगर ये बिलोंग कर जाए कोडोमेन ऑफ सीक्वेंस के अंदर, कोडोमेन ऑफ सीक्वेंस के अंदर, तो यहाँ लिखने की बजाय नीचे लिख देती हूँ मैं, अगर ये जो L है ये कहाँ पे बिलोंग कर जाए, कोडोमेन ऑफ सीक्वेंस के अंदर, और अगर यहाँ पे क्या है कि L बिलोंग नहीं करे कोडोमेन ऑफ
सीक्वेंस के अंदर। मतलब अगर कोडोमेन ऑफ सीक्वेंस का मतलब है, इसका मतलब L बिलोंग नहीं कर रहा है an के, L मतलब इक्वल नहीं है an की किसी भी वैल्यू के लिए। L is not equal to an for every n belongs to n। मतलब n को कितना भी बदल लो, n1 a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, कभी भी बदल लो, बट l कभी भी इसके इक्वल नहीं आ रहा है एंड कोडोमेन के जो सेट है उसके अंदर भी नहीं आ रहा है। तो हम उस पर्टिकुलर केस में जो कॉशी जो हमारी सीक्वेंस है उसको हम सिर्फ और कॉशी बोलेंगे। बट इफ इन केस आपका जो L है वो कोडोमेन ऑफ अ सीक्वेंस के सेट के अंदर बिलोंग कर जा रहा है, तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस है, लेट ले लेते हैं 1 + 1 अपॉन में n होल टू द पावर n। ये एक सीक्वेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे दिख रहा है आपको, ये एक सीक्वेंस है। और अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी में 1 + 1 अपॉन n होल टू द पावर n, तो e आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा e आ जा रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास e को हटाते हुए सभी कुछ अगर हमारे कोडोमेन के अंदर है, e को हटाते हुए मतलब हमारी सीक्वेंस n से लेके r माइनस e पे डिफाइंड हो रही है, और यहाँ पे n से लेके r पे डिफाइंड हो रही है। यहाँ पे एक यही सेम सीक्वेंस इस वाले फंक्शन पे डिफाइंड हो रही है, और यहाँ पे यही सेम सीक्वेंस इस फंक्शन पे डिफाइंड हो रही है। तो इस वाली जगह पे ये जो an है ये क्या कहलाएगी, सिर्फ और सिर्फ कॉशी सीक्वेंस कहलाएगी। बट यहाँ पे ये सीक्वेंस कॉशी भी कहलाएगी एंड कन्वर्जेंट भी कहलाएगी। तो कॉशी में दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं कि जो आपका L है वो कोडोमेन के सेट के अंदर बिलोंग नहीं भी कर सकता है, और या तो फिर वो कोडोमेन के सेट के अंदर बिलोंग कर सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन कॉशी के पास होते हैं, बिलोंग भी कर सकता है और बिलोंग नहीं भी कर सकता है। बट कन्वर्जेंट के लिए कंपल्सरली बिलोंग करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये वाला जो केस है ये इसको कॉशी बोल रहा है, और ये वाला केस इसको कॉशी के साथ साथ कन्वर्जेंट भी बोल रहा है। बट अगर जब भी आपके पास जो सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर है, सीक्वेंस ऑन रियल नंबर है, मतलब जब भी आपका कोडोमेन का जो सेट है दैट इज द रियल नंबर, वहाँ पे जो कॉशी सीक्वेंस है वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ कन्वर्जेंट हो जाती है। बट अदरवाइज अगर आपका जो सीक्वेंस का कोडोमेन है वो कैसा है, रियल नंबर नहीं है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एम्प्लाई करता है कॉशी को। मतलब जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी वो कॉशी तो होंगी ही, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि जो कॉशी है वो कन्वर्जेंट होगी। कब, अगर रियल नंबर का कोडोमेन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हों। तो इस तरीके से एक ये एग्जाम्पल के साथ हमने समझा कि कॉशी सीक्वेंस का डेप्थ क्या है और कॉशी और कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस है। कॉशी की और भी अलग अलग तरीके से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो लेट an be a sequence said to be Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0, if for given epsilon greater than 0, there exists m belongs to the set of a natural number such that ap minus aq mod is less than epsilon for every p and q greater than equal to m। ठीक है,
तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस तरीके से भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे m एक अनदर, अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या किया हुआ था, m से बड़े सभी n को ले रहे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, m को इस तरीके से चूज कर रहे हैं कि m से बड़े जब भी आप 2 लेंगे, मतलब लाइक अगर इसमें इसी सीक्वेंस में देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे ये m फिक्स कर लिया है तो जब भी आप m+1 लेंगे या m+2 लेंगे तब आपको ये जो पैटर्न है ये देखने को मिलेगा। यहाँ m+1 p जैसे बिहेव कर जाएगा, m+2 आपका q जैसे बिहेव कर जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब कहने का है कि m से बड़े जब भी या m के बराबर जब भी आप p एंड q कोई सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज है, बट अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स जिस पे हम m को देख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। इस कारण से यहाँ डेफिनेशन मल्टीपल टाइम हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो लेट यहाँ an एक और लास्ट टाइप है इसका, अगर आपको ऐसा कभी देखने को मिले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। लेट an be a Cauchy, let an be a sequence said to be Cauchy sequence ठीक है, इसको हम कॉशी सीक्वेंस कहना चाह रहे हैं। कब कह पाएंगे, अगेन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m belongs to the set of a natural number या पॉजिटिव इंटीजर such that जब भी आप am प्लस पी माइनस में an का मॉड करते हैं तो ये हमेशा एप्सिलॉन से कम आएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड p कोई पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो जब भी p पॉजिटिव होगा और n नेचुरल नंबर होगा तो इस m से बड़ा जब भी आप नंबर लेंगे तो उसका माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको, अब देखिए जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसमें हमने क्या किया था, m को फिक्स किया था और m से बड़े सभी n के साथ ये बिहेवियर होल्ड हो रहा था। अब यहाँ पे ये जो आपने m फिक्स किया है उसको भी हम यहाँ फिक्स नहीं मान रहे हैं, m से बड़ा भी हम एक पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज m प्लस पी, और m प्लस पी के बाद अब जितने भी n आप सेलेक्ट करेंगे वो सब इस बिहेवियर को होल्ड करेगा कि जब भी आप इन दोनों का माइनस करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो सिंपल वही चीज़ है, वहाँ हम डायरेक्ट m पॉइंट पे ही कॉशी की डेफिनेशन को चेक करना स्टार्ट कर दिए थे, बट यहाँ पे m फिक्स करने के बाद एक p भी फिक्स कीजिए जिसको आप प्लस करने के बाद कह पाएंगे इससे बड़े सभी टर्म में am प्लस पी और ए एन का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम है। इसका मतलब है सीक्वेंस कैसी है, श्रिंक करती हुई जा रही है। अगर सीक्वेंस श्रिंक करती हुई जा रही है तो इसके पास एक लिमिट मिलेगी, और वो लिमिट जरूरी नहीं है कोडोमेन के सेट के अंदर आ जाए, तो जहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन है तो अगर वहाँ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कन्वर्जेंट कॉशी दोनों हो जाएगा, बट अगर नहीं आती है तो ये सिर्फ कॉशी बन के रह जाएगी। अब कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, तो जो मोस्टली रिजल्ट आपके कन्वर्जेंट में होल्ड करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी होल्ड करती है। तो बस यहाँ पे हम लिमिट की बात डायरेक्टली नहीं बोल पाते क्योंकि लिमिट पे कंडीशन है, वो बिलोंग भी करती है नहीं भी करती है, ऐसा वाला है ना। तो यहाँ पे जितनी भी कॉशी सीक्वेंस होती हैं, एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंड। क्यों बाउंडेड होती है, क्योंकि उनके पास एक ना एक लिमिट पॉइंट तो होते ही है, वो डिपेंड करता है क्योंकि वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, बट होता तो है लिमिट पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब पूरी की पूरी सीक्वेंस एक जगह आके श्रिंक कर रही है। अब जैसे ही एक जगह आके श्रिंक कर रही है इसका मतलब है ना तो वो उससे बड़ा होगा ना उससे छोटा होगा, मतलब एक जगह पे बाउंड हो जाएगी क्योंकि सब एक जगह इकट्ठी ही हो रही हैं। तो वहाँ पे इस केस के कारण एवरी कॉशी सीक्वेंस कैसी हो जाती है, आपकी बाउंडेड हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉशी सीक्वेंस के, जैसे -1 टू द पावर n अपॉन में n का जो सीक्वेंस है इज कॉशी सीक्वेंस। वैसे जो हम यहाँ पे चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर है, तो सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर पे अभी मैंने आपको बताया कि जो जितनी भी कॉशी सीक्वेंस होती हैं वो सब कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपकी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, और ये जो सीक्वेंस है इसके पास एक फाइनाइट लिमिट मिल रही है, और ये सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो ये जो 0 है सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, एम्प्लाई कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट भी है एंड ये कॉशी भी है।
ठीक है। ऐसे ही आपका 1/2 का जो सीक्वेंस है ये भी कैसा है, आपका कॉशी सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी एक फाइनाइट लिमिट मिल रही है और सीक्वेंस रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो लिमिट भी आपकी सीक्वेंस के अंदर जा रही है, मतलब सेट ऑफ मतलब कोडोमेन के अंदर जा रही है, दैट इज द सेट ऑफ अ रियल नंबर। इस कारण से ये जो सीक्वेंस है ये भी कॉशी बन जाती है एंड प्लस ये कन्वर्जेंट भी बन जाती है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है -1n। ये जो सीक्वेंस है इसकी दो लिमिट मिलती है, एक तो -1 और एक 1, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम रिपीट होते हैं दोनों ही नंबर। तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस है वो एक जगह पे जाके श्रिंक नहीं हो रही है। तो जब भी आप an माइनस am करेंगे और इसका मॉड निकालेंगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा नहीं आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, जहाँ m है सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर से। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो कभी भी ये एप्सिलॉन से कम नहीं आएगा, है ना। ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, या तो फिर क्या आएगा आपका 0, या तो फिर आपका ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 दिखा रहा है, और 2 कैसा है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, और 0 भी आ रहा है, तो कभी भी यह एप्सिलॉन से छोटा नहीं आ रहा है। लाइक अगर आपने फॉर एवरी एप्सिलॉन, अगर आपने एप्सिलॉन 1 ले लिया है तो 2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो उस केस में ये कॉशी सीक्वेंस नहीं बनेगी, नॉट अ कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, तो मोर देन 1 लिमिट पॉइंट अगर किसी के पास दिख जाती है आपको, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कॉशी नहीं है। अगर आपको यहाँ पे n स्क्वायर का कोई सीक्वेंस दे देते हैं तो ये जो सीक्वेंस है आपको पता है कन्वर्जेंट नहीं, मतलब ये जो सीक्वेंस है एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये सीक्वेंस कहाँ मूव करेगा, इन्फिनिटी पे मूव करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ जब भी आप an प्लस an माइनस am का जब भी आप मॉड करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी n जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू m है। मतलब आप यहाँ m को फिक्स ही नहीं कर पाएंगे जहाँ पे यू कॉशी की सीक्वेंस को होल्ड कर सके, ये हमेशा अपनी प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू देगा, है ना। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं, इस तरीके का पैराबोला आपको मिलेगा। और जब भी जैसे कि आपका ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ n इज इक्वल टू 3 है या n इज इक्वल टू 4 है, तो ये a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, ये a4 होगा। तो जब भी आप देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस देखिए अभी कम है इनके बीच का डिस्टेंस, अब आगे देखिए थोड़ा सा बड़ा, और आगे देखिए और थोड़ा बढ़ेगा, a5 ले लीजिए, आपको और ज़्यादा डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस और बड़ा हो गया, अभी बहुत छोटा था, देखो धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे a5 माइनस a4 का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर आ रहा है a3 माइनस a4 से। तो इसी तरीके से जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम n को इन्फिनिटी की तरफ लेते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कभी भी लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो इस कारण से ये जो सीक्वेंस है नॉट कॉशी, जो ये सीक्वेंस है n स्क्वायर का, ये कैसा है, नॉट अ कॉशी सीक्वेंस। तो जितनी भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो सब कॉशी नहीं होती हैं कंपल्सरली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। फिर इसके बाद एक सीक्वेंस देखते हैं, उसकी लिमिट निकालना भी सीख लेते हैं। कभी कभार बहुत रेयर पूछता है, बट बीच में इसका बहुत अच्छा ट्रेंड चला था, तो वहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते थे। तो आपके पास एक an प्लस 2 इज इक्वल टू में हाफ an प्लस में an प्लस 1, इस टाइप से एक सीक्वेंस दी हुई है जो इस कंडीशन को होल्ड करते हुए बनी हुई है, जहाँ पे a1 कैसा है, लेस देन a2 है। इस तरीके से कंडीशन देते हुए आपके पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, an क्या है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है। तो और आपको क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस an। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो होगी,
हमको दिया हुआ है कि जो ए एन की सीक्वेंस है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ए एन की कोई फाइनाइट लिमिट आ जाएगी। सिमिलरली जब भी आप लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन प्लस वन की करेंगे तो वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू एल आएगी। ऐसे ही लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन प्लस टू की भी लिमिट हमको एल मिलेगी। तो मतलब सीक्वेंस की लिमिट एल है तो फिर आप कोई भी पॉइंट से निकाल लीजिए, आप एल पे ही जाके रुकेंगे। तो आपको ये दिया ही हुआ है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो हमने वहाँ से ये सारा डाटा लिख लिया। ठीक है, अब सीक्वेंस को एलोबरेट करके लिख लेते हैं। तो जो हमारा A3 बनेगा, A1 A2 तो ठीक है, A3 बनेगा वो हाफ ऑफ A1 प्लस में हाफ ऑफ A2 बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, एन की वैल्यू हम करते जा रहे हैं, वेरी करते जा रहे हैं। और ये जो हमको गिवन है कि ए एन प्लस टू इज इक्वल टू में हाफ ए एन प्लस वन, तो उस पर हम यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको A3 मिला। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या निकाल लेते हैं, A4 निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A2 प्लस हाफ ऑफ A3। ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, A5 निकालेंगे। तो हाफ ऑफ A4 प्लस में हाफ ऑफ A3 प्लस में हाफ ऑफ A4, इस तरीके से आ जाएगा। एंड आगे हम A6 निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ A4 प्लस में हाफ ऑफ A5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब an माइनस वन निकालेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हाफ ऑफ n माइनस में 3, हाफ ऑफ n माइनस में 3 प्लस हाफ ऑफ n माइनस में 1, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेंड फॉलो करते हुए हमने ये निकाल लिया। देन आप an निकालेंगे तो हाफ ऑफ an माइनस में 2 प्लस में हाफ ऑफ an माइनस में an आ जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं, an ही आ जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो करते हुए हमने n माइनस वन टर्म निकाल ली एंड सो ऑन। इसके आगे भी ये सीक्वेंस इसी तरीके से मूव करती जाएगी। ऐड कर देंगे बोथ द साइड तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे A3 प्लस में A4 प्लस में A5 प्लस में A6 प्लस में डॉट 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 प्लस में an माइनस वन प्लस में an डॉट डॉट डॉट, ये आपको देखने को मिलेगा। इट्स इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, वेट अ सेकंड। ठीक है, अब इक्वल टू में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाफ ऑफ A2 प्लस में हाफ ऑफ A1 प्लस में आपको क्या मिलेगा, जब आप ऐड करते जाएंगे हाफ ऑफ A2 A1, देखिए यहाँ पे किस तरीके से ऐड कर रहे हैं। ये आपको मिल गया पहले वाले से हाफ ऑफ A1, फिर देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ A2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हाफ ऑफ A2 लिखा है, मतलब ये क्या हो गया, A2 हो गया। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ A3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हाफ ऑफ A3 लिखा है। प्लस करेंगे तो सिर्फ A3 बचेगा एंड सो ऑन। जब भी आप ये बीच में प्लस करते जाएंगे तो A1 A2 A3 इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी n माइनस यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलने वाला है, n प्लस वन, an प्लस वन। तो यहाँ पे भी an माइनस टू आएगा। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, इसको करेक्ट करिएगा। an माइनस टू आएगा और यहाँ an माइनस वन आएगा। ठीक है, तो ये जो an माइनस टू है तो यहाँ हाफ ऑफ an माइनस टू है और यहाँ पे भी हाफ ऑफ an माइनस टू है, तो ये ऐड हो जाएंगे। an प्लस माइनस थ्री अपने प्रीवियस वाले an माइनस थ्री की तरफ ऐड हो जाएगा, हाफ हाफ के हट जाएंगे, वन आ जाएगा, मतलब an माइनस थ्री आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप इसको अरेंज करके देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया हाफ ऑफ A1 प्लस में हाफ ऑफ A1 है, ये हाफ ऑफ A1 A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में डॉट डॉट डॉट
प्लस में ए एन माइनस प्लस में पूरा का पूरा और हाफ ए एन माइनस वन, आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए दोनों साइड को कंपेयर कीजिए, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो आपका क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, आपका यहाँ पे A3 कैंसिल हो जा रहा है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में सेम साइन के साथ है। ऐसे ही A4, A5, A6 एंड सो ऑन, ये सब के सब आपके कैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, सब के सब कैंसिल हो गए। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, an माइनस वन प्लस में an इक्वल टू में आपके पास बचा हाफ ऑफ a1 प्लस में हाफ ऑफ an माइनस में वन, ये आपके पास रिमेनिंग बचा। ठीक है ना, तो है ना, अब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका हाफ ऑफ an माइनस वन प्लस में an बचेगा एंड यहाँ 1/2 a1 बचेगा आपके पास, प्लस a2 भी बचेगा, मैंने ये a2 स्किप कर दिया था, तो ये a2 भी बच जाएगा, तो प्लस a2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आपको तो लिमिट निकालनी थी, तो बोथ साइड में आप क्या यहाँ पे क्या कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में। अब LHS में तो कुछ भी वेरी नहीं कर रहा, तो लिमिट की कोई बात ही नहीं है। इस पूरे में अगर आप लिमिट लगाएंगे तो आपको पता है इस पूरे की लिमिट कहाँ जा रही है, L पे, और इस पूरे की लिमिट भी कहाँ जा रही है, L पे जा रही है। और यहाँ पे हाफ ऑफ a1 प्लस में a2 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3l अपॉन में 2, आप एलसीएम लेके ऐड कर लीजिए तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू निकालनी है, तो l इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2/3 हाफ a1 प्लस में a2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आपने देखा होगा कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में एंड टेस्ट सीरीज वगैरह में भी दे देते हैं काफ़ी सारी, जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया होगा टेस्ट सीरीज के लिए, जहाँ की भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें दे देते हैं। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं किस तरीके से आपको सीक्वेंस निकालना है, इस टाइप के आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर an एंड bn दो आपके पास क्या है, सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो an डॉट जो bn है ये हमेशा ही और हमेशा कैसा होता है, लेसर देन होता है आपके an प्लस bn अपॉन में 2 से। क्यों, क्योंकि हमको पता है जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेसर देन इक्वल टू होता है अपने अर्थमेटिक मीन से, तो इस कारण से ये भी होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट था। ठीक है, जब भी आपके पास दो सीक्वेंस है तो इस टाइप का पैटर्न आपको होल्ड होते हुए दिखेगा। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे एक और रिजल्ट इसी पे बता देती हूँ, सेकेंड रिजल्ट है ये क्या कह रहा है कि जो an प्लस 1 है वो कैसा है, आपको मतलब एक an है एक bn है, ये दोनों ही क्या है आपके पास, सीक्वेंस है। ठीक है, और कुछ रिलेशन है an प्लस 1 का, वो कुछ इस तरीके से है कि an डॉट bn टाइप का है, an प्लस 1, और bn प्लस 1 आपका कैसा है, an प्लस bn अपॉन में 2 टाइप का है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे पता है कि जो a1 है वो कैसा है, लेस देन b1 है, ये सारा डाटा आपको गिवन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बताना है कि जो an है वो कन्वर्जेंट होगा एंड bn भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यही सेम am एंड gm वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो आप अगर शो कर देते हैं am कन्वर्जेंट है तो अपने आप gm कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब आप अगर शो कर देते हैं bn की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो आप इजीली शो कर देंगे जो an की सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट है। तो आप ये शो करके देखिएगा कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये आइडिया आपको जनरेट होना चाहिए। तो हेयर हम लिखेंगे जो an है प्लस 1 एंड bn प्लस 1 है वो कन्वर्जेंट है, या आप कह सकते हैं कि जो an की सीक्वेंस है एंड जो bn की सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो अगर आपको इस तरीके का पैटर्न दिखता है तो मैंने यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया है कि ये आपको कन्वर्जेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो CSIR नेट में तो आप एक्सपेक्ट कम कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट हो जाएगा फिर
बट कोई भी आप अनदर कोई स्टेट पीएससी दे रहे हैं एपी की, या फिर आप सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम जो दे रहे हैं जो जिनका लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिल जाते हैं आपके CSIR नेट गेट वगैरह के, तो वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर। अब हम प्रीवियस ईयर के या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको सीरीज समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करके बढ़ाइए, व्यूज़ ज़्यादा लाइए, एंड आप लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो, नहीं आ रही है तो कमेंट में बताइए कि क्या स्कोप है यहाँ पे इम्प्रूव करने का। तो होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।